नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वीबीटी की चर्चा कर रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है संयोजकता बंध सिद्धांत, ये हमें किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय एवं ज्यामिति की, चुंबकीय गुणों और ज्यामिति की जो है काफ़ी हद तक हमें समझाने में मदद करता है। कई सारी जानकारी हमें प्रोवाइड कराता है। वीबीटी को अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो वीबीटी में क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा आपको पीछे वाला याद दिला देता हूँ, ताकि आगे बढ़ने से पहले हम पीछे वाला एक बार याद कर लें। देखो, वीबीटी के आधार पर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके धन आयन बनाता है। फिर उसके बाद धन आयन बनाने के पश्चात में जो है आपका वो लिगेंड को अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स उपलब्ध कराता है, जिनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स देके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर उप सहसंयोजक बंध बना सके। और वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध कराने के पहले जो धातु आयन के लगभग समान ऊर्जा और भिन्न भिन्न आकृति के जो कक्षक है वो सम्मिलित होकर मिश्रित होकर समान ऊर्जा समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया आपकी जो है हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। उसके बाद ही वो बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होते हैं। फिर हमने कहा था कि यदि आपके जो है बॉन्ड बनाने में n-1d कक्षक अगर भाग ले रहे हैं तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो निम्न चक्रण संकुल बनेगा, जिसे हमने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या LSC बोला था। अगर आपके जो है बंध बनाने में Nd कक्षक भाग ले रहे हो तो फिर आपका उच्च चक्रण संकुल बनेगा, जिसे हमने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा। फिर हमने कहा कि जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड यदि आपके हैं तो उस कंडीशन में आपका सदैव निम्न चक्रण संकुल ही बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वीक फील्ड लिगेंड अगर आपके हैं तो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल बनेगा। अब ये जो है हाई स्पिन और लो स्पिन कौन से लिगेंडों के उसमें बनता है, तो हमने एक सीरीज की भी चर्चा की थी। अगर लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में जमाएं, जिससे हमें एक श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अगर होंगे कॉम्प्लेक्स में तो उसकी जो है प्रवृत्ति चुंबकीय प्रकृति होगी, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति उसकी होगी। और यदि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है कॉम्प्लेक्स में तो उसकी जो नेचर है वो डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय प्रकार की होती है। फिर हमने कहा यदि आपके उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 3 या 3 से कम है तो उस परिस्थिति में भी आपका जो है जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें विभेद नहीं कर सकते अपन। अगर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उस स्थिति में आपके इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, चाहे फिर आपका लिगेंड प्रबल शक्ति का लिगेंड क्यों ना हो या दुर्बल शक्ति लिगेंड क्यों ना हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि आपके सारे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं तो आपके प्रोडक्ट की जो नेचर है वो डायामैग्नेटिक होगी। अब इसके आगे जो है चर्चा आज हम करेंगे वो है वीबीटी के आधार पर उप सहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर उप सहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या कीजिए। कंप्लीट 10 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेता है, 5 नंबर का पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछ लेता है। डिपेंड करता है आपसे किस नंबर में पूछा गया, आपको उसी के आधार पर जो है इसका जो है आंसर करना है। तो देखो, अब आज के लेक्चर में हम वीबीटी के आधार पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उनके स्टेबिलिटी की व्याख्या करने वाले हैं। इसके लिए देखो 2 सिद्धांत दिए हैं पॉलिंग ने, जिसमें एक तो था आपका विद्युत उदासीनता का सिद्धांत और दूसरा है पश्च बंधन, जिसे हम पाई बंधन भी बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो देखिए, उप सहसंयोजक यौगिक अत्यधिक स्थायी होते हैं। इनके स्थायित्व
को समझाने के लिए पोलिंग ने निम्न 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए। कौन कौन सा? पहला वही आपका विद्युत उदासीनता का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का सिद्धांत, एंड दूसरा पश्च बंधन या पाए बंधन जिसे हम कहते हैं, बैक बॉन्डिंग भी इसे कहते हैं और बनाना बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहते हैं। तो अपन बात करते हैं पहले सिद्धांत की, विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। देखिए, विद्युत उदासीनता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो लिगेंड हैं वो केंद्र धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तो देने वाला डोनर और लेने वाला एक्सेप्टर होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो देता है उस पर धनावेश आता है। अब यदि मान लो कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है, अब 6 है तो 6 बंद बनाएगा, 6 बंद बनाएगा तो वो 12 इलेक्ट्रॉनों को जो है एक्सेप्ट करेगा, और जब एक्सेप्ट करेगा तो उस पर जो है 6 ऋणावेश होने चाहिए। अब 6 ऋणावेश यदि उस पर है तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, पर यहाँ हम देखते हैं कि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्थायी होते हैं। तो उस चीज़ को समझाया हमें विद्युत उदासीनता का सिद्धांत देकर पोलिंग ने। देखिए कैसे, जब उप सहसंयोजक यौगिक बनते हैं तो एक लिगेंड द्वारा धातु को 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इस कारण से धातु पर ऋणात्मक निम्ननिष्ठ आवेश एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक निम्ननिष्ठ आवेश एकत्रित हो जाता है। इस कारण से बनने वाले संकुल अस्थायी होने चाहिए। देखिए, अस्थायी होने चाहिए, होते नहीं है, हमने कहा ऐसा होना चाहिए ना। तो लैंग्वेज का भी आप विशेष ध्यान रखें। वैसे मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान और सरल लैंग्वेज का ही उपयोग करता हूँ। उदाहरण के लिए हम FeH2O का होल 6+3 या यूँ कह सकते हैं हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन पर विचार करें तो इसमें आयरन पर -3 निम्ननिष्ठ आवेश एकत्रित हो जाना चाहिए। ज़रा कैसे कि आपका H2O जो न्यूट्रल लिगेंड है और 6 लिगेंड हैं, ये एक जो है एक लिगेंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल आयरन पर कितने लिगेंड हो गए, मतलब कितना चार्ज हो जाएगा, -6। 6 द्वारा 6 लिगेंड द्वारा -6 और +3 चार्ज यहाँ है, तो इस +3 चार्ज से +3 कैंसिल हो जाएगा और बचने वाला चार्ज कितना बचेगा आपका -3। यह निम्ननिष्ठ आवेश किस पर है? आयरन पर। समझ में आई कहानी? अभी -3 आवेश अगर आयरन पर है तो ये तो अस्थायी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अब ये आवेश कहाँ जाएगा, इसी की हम बात करते हैं। पोलिंग के अनुसार जो ऋणात्मक आवेश केंद्रीय धातु पर एकत्रित होता है वह लिगेंड के धनात्मक परमाणु पर समान रूप से वितरित हो जाता है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो धनात्मक नेचर के हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव नेचर का है। तो इससे जो लिगेंड है, लिगेंड का भी जो धनात्मक वाला परमाणु है उस पर वितरित हो जाता है। देखिए कैसे, FeH2O का होल 6+3 में 12 विद्युत धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु है। देखिए आप कितने, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 हैं तो 6 के पास कितने हो गए, 12। तो देखिए यहाँ पर 12 विद्युत धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु हैं। अतः प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर -3/12 मतलब 12 से डिवाइड करेंगे -3 चार्ज को तो आएगा -1/4 ऋणावेश वितरित हो जाता है। तो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर जो है -1/4 जो है आवेश वितरित हो जाता है, और इस कारण से संकुल में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यही कारण है कि संकुलों का स्थायित्व अधिक होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। यहाँ से ये एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये हो गया आपका विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। अगर यही आपसे पूछा जाए तो इसी को आंसर आपको करना है। अगर आपसे कम्प्लीटली जो है VBT के बारे में पूछा जाए 5 नंबर में, तो फिर आपको दोनों सिद्धांत समझाने हैं। तो इसके बाद जो है, अब ये तो हुई आपका विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। अब इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है आपका, वो है आपका पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं, पाई बॉन्ड थ्योरी या बैक बॉन्डिंग थ्योरी। देखिए
पश्च बंधन सिद्धांत, या इसे हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो देखिए डी पाई पी पाई में क्या होता है, डी पाई पी पाई में लिगेंड जो है मेटल को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर बंद बनाता है, वहाँ पर उस पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो अनस्टेबल होगा। अब इस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए मेटल आयन क्या करेगा, जो मेटल आयन के पास हाई मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो अपना नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ रिलीज़ करेगा, वो लिगेंड के वैकेंट पी ऑर्बिटल में जो है डोनेट करेगा। और जब वहाँ वो डोनेशन उसका देगा तो उस कंडीशन में एक पाइबंद का निर्माण होता है, धातु के भरे हुए डी कक्षक और लिगेंड के रिक्त पी कक्षक। तो जो है आपका इसमें जो बॉन्डिंग चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो मेटल टू लिगेंड होगा, और डी कक्षक और पी कक्षक इसमें भाग ले रहे होंगे बॉन्डिंग में, इसलिए इसे हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो देखो इसे हम नोट कर लेते हैं। जब मेटल संकुल का निर्माण होता है, ये एम से मेटल का तात्पर्य है, मेटल संकुल का निर्माण होता है तो लिगेंड के भरे हुए कक्षक धातु के रिक्त कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है। इस बंधन को हम एम एल, इसमें एरो देखो लिगेंड से मेटल की ओर है और ये तीर का निशान इधर है, अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देकर मेटल को दे रहा है और एक उपसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। तो इस बंधन को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि ये बॉन्ड यहाँ से इधर की तरफ एरो यहाँ होता है तो फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ हो रहे हैं। तो देखिए आगे, जब धातु के भरे हुए डी कक्षक, किसके, धातु के भरे हुए डी कक्षक लिगेंड के विपरीत बंदी रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो पश्च बंधन का निर्माण होता है। इस बंध को पाई बंध भी कहते हैं। अभी देखो आप यहाँ पर इस डायग्राम की सहायता से अपन इसको समझते हैं। ये आपका लिगेंड है, ये क्या है आपका लिगेंड, लिगेंड की ये कक्षक भरे हुए हैं, यहाँ से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में दे रहा है, ये धातु के रिक्त ऑर्बिटल में दे रहा है। ये लाइनिंग का मतलब भरा हुआ है और जो लाइनिंग नहीं है वो वैकेंट है। तो यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन देकर ये कौन सा बंध बनाया, ये सिग्मा बंध बनाया, ये हो गया आपका एम बॉन्ड। अब यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो जो इसके धातु के भरे हुए डी कक्षक है, ये इस लिगेंड के जो है विपरीत बंदी रिक्त कक्षक अवेलेबल हैं, उनमें अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करके और पाई बंध का निर्माण करते हैं। किस बंध का निर्माण करते हैं, ये पाई बंध का निर्माण करते हैं। और जब पाई बंध का निर्माण होता है और ये इसके क्या है, इसके विपरीत बंदी जो है पी ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर हो रहा है या चार्ज का ट्रांसफ़र इधर हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। इस प्रकार के बंधन को हम निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो डायग्राम आपका है इस प्रकार से इसको आप जो है समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं डायग्राम की सहायता से। तो मेटल लिगेंड में पाई बॉन्ड धातु के डी तथा लिगेंड के पी, देखिए मैंने आपसे कहा था जो है धातु के डी तथा लिगेंड के पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से बनता है। अतः इस बंध को डी पाई पी पाई बंध कहते हैं तथा इसकी प्रकृति जो है एम एल प्रकार की होती है। अब यहाँ देखो मेटल से लिगेंड की ओर आपका उपसंयोजक बंध बन रहा है, अर्थात चार्ज इधर से यहाँ जा रहा है, उपसंयोजक नहीं कहेंगे, बाकी इस एरो का मतलब ये है कि जो चार्ज है इसका वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर निकिल व कार्बोनिल। ये CO मतलब कोबाल्ट वाला कार्बोनिल वो नहीं है CO, ये कार्बोनिल वाला CO है जिसमें C और O की ऊंचाई बराबर रहती है।
तो निकिल व कार्बोनिल के मध्य पश्च बंधन को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कैसे बनता है इनके बीच में बैक बॉन्डिंग जो है पश्च बंधन। ये आपका निकिल धातु परमाणु है और निकिल के पास ये भरे हुए कक्षक हैं और ये इसके पास रिक्त कक्षक है। और इसमें देखिए आप, ये थोड़ा गलत बन रहा है। जब ये कार्बोनिल परमाणु है, कार्बोनिल परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर सिग्मा बंध बनाएगा और सिग्मा बंध बनते हैं इस पर चार्ज बढ़ेगा, तो इसके जो रिक्त कक्षक हैं धातु के भरे हुए डी कक्षक, इसके जो ये लाइनिंग वाले हैं ये भरे हुए डी कक्षक हैं, ये लिगेंड के विपरीत बंदी रिक्त कक्षक जो हैं ये वाले, इनमें जो है चार्ज का ट्रांसफ़र करेंगे, जिसे हम पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग के नाम से इसे जानते हैं। और जो ये शेप बनती है, ये इसको हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए आप लोग, ये निकिल और ये आपका कार्बोनिल के बीच में ये बन तो आपका बन गया यूँ, और जो ये बनेगा ये आवेश ट्रांसफ़र होने के बाद में वो कुछ इस प्रकार से संरचना हमें दिखती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ में। तो यहाँ पर ये जो शेप बनती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर हो रहा है, ये या चार्ज का ट्रांसफ़र कह सकते हैं हम। और ये जो शेप है ये आपके जस्ट लाइक बनाना की तरह है, तो इसलिए इसे हम बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका डी पाई पी बाई बॉन्डिंग या पश्च बंधन, या इसे हम बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं। जो भी इसके नाम हैं, अलग अलग नाम से पूछा जाए, नाम इसके कई सारे हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और इसमें निकिल और कार्बोनिल के बीच में हम इसे देखो इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। कार्बन के पहले बीच ये जो इधर से इधर जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन से निकल की ओर, ये सिग्मा बंध है, और निकल से कार्बन के ओर बनने वाला बॉन्ड वो पाई बॉन्ड है। आप इसे ऐसे भी दर्शा सकते हो, ऐसे भी दर्शा सकते हो और ऐसे भी दर्शा सकते हो। ये ऑर्बिटल डायग्राम इसका है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे, और दोनों सिद्धांतों से एक क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आशा करता हूँ कि वो आपका 100% सही जाना चाहिए। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों सिद्धांतों को मिलाकर। तो अब आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके आगे जो है आपका टॉपिक आएगा वीबीटी के आधार पर संकुल यौगिकों की ज्यामिति व चुंबकीय व्यवहार की जो है व्याख्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से इससे आगे वाला जो लेक्चर होगा वो अपना इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आप कंप्लीट सारे नोट्स को जो है एक नोटबुक में अच्छी तरीके से सुसज्जित तरीके से उन्हें उतार लें, लिख लें और सिस्टमेटिक तरीके से आप उनको पढ़ना जारी रखें। और इसके पश्चात अगली क्लास के लिए आप सब प्रिपेयर रहें। कोई भी समस्या आती है मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।